वेलकम स्टूडेंट्स वन अगेन टू माय क्लास। आरबीएससी में जो हमारी बुक सेकंड है, सप्लीमेंट्री जो बुक है, उसमें जो 11th नंबर का हमारा चैप्टर है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप आरबीएससी की बुक में भी है और सीबीएसई की भी करंट में जो बुक चल रही है उसमें भी है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है वीडियो। जो हमारा टाइटल है चैप्टर का, रेड ट्रैप एक चूहेदानी के बारे में बताता है। देखते हैं कि ये चूहेदानी के बारे में है या चूहेदानी का सिंबॉलिक यूज़ किया गया है। जो ऑथर है उसके उनका नाम है सैल्मन लेगरलॉफ। बड़ा अजीब सा नाम है, तो क्योंकि फॉरेन ऑथर्स हैं और बहुत डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं, तो इसलिए अजीब अजीब नाम हो सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेबस में इसलिए होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ दुनिया में और उसकी खुद की आगे आने वाली जो सोशल लाइफ है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अपनी बुक्स से, अपनी एकेडमिक बुक्स से सीख सके। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारी कहानी क्या सिखाने के लिए है। तो इनफैक्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मोरल इथिकल चीज़ जो होती है वो इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स की स्टोरीज में, पोम्स में, इन सब चीज़ों में होती है। अगर सीख सको देन यू आर ट्रूली अ स्टूडेंट, वरना तो बहुत सारे लोग कहानियाँ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। अबाउट द ऑथर, पहले राइटर के बारे में दे रखा है। सेल्मा लेगरलॉफ वॉज ए स्वीडिश राइटर। स्वीडन जो कंट्री है वहाँ के हैं ऑथर, हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। सलमा की लिखी हुई बहुत सारी जो कहानियां हैं वो असंख्य भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। और ऐसा तब होता है जब ऑथर की कहानी में कुछ ऐसी चीज हो कि वो दुनिया के लोगों को बड़ी पसंद आए। यानी कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कहानियां लिखी और कहानी का संबंध सिर्फ उनकी कंट्री से, उनके कल्चर से होता है, लेकिन जो सैल्मा लेगरलॉफ थे वो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो इस दुनिया के सारे लोगों ने बड़ी जल्दी उसको एक्सेप्ट करा। कुछ ऐसी चीज थी। क्या चीज थी? अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। सैल्मा लेगरलॉफ ने जो कुछ भी लिखा, उनकी कहानियों के अंदर एक वैश्विक मान्यता होती थी, एक वैश्विक विचार होता था। और वो विचार क्या है? वो विचार ये है कि ऐसा मानती है पूरी दुनिया का ये मानना है, चाहे वो किसी भी कल्चर के, किसी भी कंट्री के, किसी भी रेस के, किसी भी रिलीजन के लोग हों, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग हों, उन सबका ये मानना होता है कि किसी भी इंसान के अंदर की जो गुडनेस यानी कि जो अच्छाई होती है वो कई बार क्या होती है? छुपी हुई होती है। सबके अंदर होती है, एसेंशियली हर जितने भी इंसान है सबके अंदर होती है, लेकिन उस अच्छाई को सिर्फ दो चीजों से उभारा जा सकता है या सोई हुई को जगाया जा सकता है, और वो है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने की क्षमता, और दूसरा है प्रेम। अगर यानी कि थीम ये कहती है कि अगर हम लोगों को समझने का प्रयास करें और उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करें तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं उनके अंदर छुपी हुई जो अच्छाई है उसको जगाया जा सकता है। तो ये जो चीज़ थी ये सारी दुनिया के लोग मानते हैं, हर कल्चर में, हर रिलीजन में, हर धर्म में इस बात को माना जाता है। तो सलमा की लिखी हुई जो कहानियां होती थी उनमें यही सारी चीज़ें होती थी, तो पूरी दुनिया ने उनकी कहानियों को पढ़ा और अपनी भाषा में अनुवादित करा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि एक चीज़ थी जो मैंने अभी इन कुछ ही दिनों में रिसेंटली चैनल दोबारा से वीडियो पोस्ट करने से पहले मैंने देखी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे को पता है कि हालांकि कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर शायद पड़ जाए तो जो व्यूज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, देखते हैं, लेकिन जैसा कि हम इंडियंस का एक वो होता है कि अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता, यानी बस अपना वीडियो देख लिया, चैप्टर समझना था समझ लिया, और उसके बाद में कोई सब्सक्राइब, कोई लाइक, कोई कमेंट नहीं। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को, उनमें से उन स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा जिनको चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, उनको कुछ यूजफुल चीज़ नज़र आई, तो भाई ये जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और किसी दूसरे तक पहुंचाना है, ये जो चीज़ें हैं ये करने से मत चूका करो। अगर तुम नहीं करते हो तो डेफिनेटली, मेरे को किसी का नाम तो नहीं पता चलता, लेकिन ये जो ऐसे स्टूडेंट ये जो काम करते हैं ये बिल्कुल ठीक वैसा ही काम है जैसा तुम किसी टीचर के घर जाके पढ़ो, उससे नॉलेज लो और फिर बिना फीस दिए भाग जाओ। तो अगर तुम्हारे अंदर कॉन्साइंस, अंतरात्मा, ज़मीर नाम की चीज़ है तो मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट्स को पसंद आता है तो वो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले, ताकि मैं आगे इस मेहनत को और आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। वरना मेरे पास में भी कोई कारण तो होना चाहिए ना कि इस मेहनत को कमेंट करूँ। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हुए और जब इतने सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करे तभी तो मेरे को लगा कि हाँ भाई मैं कुछ यूजफुल चीज़ बना रहा हूँ। जब मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा? तो फिर मेरे को तो ये लगेगा कि भाई ठीक है, लगता है किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इस चीज़ को फिर मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। चलो चैप्टर पे आते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर।
बहुत समय पहले की बात है। स्वीडन, ये जो ऑथर है हमारे, जो कि स्वीडिश स्टोरीज लिखते थे, तो ये मैं बता दूं कि स्वीडन एक बहुत ठंडा कंट्री है। पोलैंड, स्वीडन, ये जो सारे कंट्रीज है, बहुत बर्फ पड़ती है। रशिया वगैरह ये सब बहुत ठंडे होते हैं। तो हमारी कहानी में इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हमारी कहानी का जो प्लॉट है वो स्वीडन है। यानी कहानी में जो स्वीडन में क्या है, एक लोहे की खदानें बहुत ज़्यादा हैं, माइनिंग का काम होता है, लोहे निकालने का काम होता है। तो उसका जो कलर है, उसका जो इफेक्ट है, वो हमारी कहानी में ज़रूर आएगा। तो उसको हमें इतने ध्यान में रखना है कि किसी गर्म देश की बात नहीं हो रही, एक बहुत ठंडे देश की बात हो रही है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक आदमी हुआ करता था जो कि चारों तरफ, यानी कि गांव में, कस्बों में, नगरों में घूम घूम कर तारों से बने हुई चूहेदानी बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। ये जो चूहेदानी बनाने वाला था, ये इस चूहेदानी को ऑड मोमेंट्स, यानी कि बड़े विचित्र समय में बनाता था। यानी कभी रात को 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी दोपहर में 1 बजे, कभी सुबह 4 बजे। उसके बनाने का कोई टाइम निश्चित नहीं था। जैसे लोग मजदूरी अगर करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, रात को आराम से सोते हैं। लेकिन हमारा जो चूहेदानी बनाने वाला था, वो किसी भी घड़ी उठ के बैठ के इनको बनाना खुद शुरू कर देता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स। इन चूहेदानियों को तारों से खुद बनाता था, लेकिन इनको बनाने का जो मटेरियल, जो सामग्री होती थी, या तो वो बड़ी बड़ी दुकानों से भीख मांग लेता था, या फिर जो बड़े बड़े खेत खलिहान वाले फार्म हाउसेस हुआ करते थे, वहां पे जाके वो भीख मांग लेता था कि भैया तार पड़ी है, मैं ले लूं क्या। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन ये मत समझना कि चूहेदानी बेचने का धंधा उसके लिए बड़ा मुनाफे वाला था, उसमें कोई वो ज्यादा लाभ नहीं कमा पाता था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी अपने आप को जिंदा रखना, किसी तरीके से सरवाइव करना। तो चूंकि चूहेदानी बेच बेच के भी बेचारा वो एक टाइम की भी रोटी नहीं ढंग से कमा पाता था, तो उसको 2 काम और करने पड़ते थे। पहला काम था भीख मांगना, खाने के लिए, कपड़ों के लिए भीख मांगता था, या फिर वो बड़ी दयनीय किस्म की चोरी करता था। दयनीय किस्म की चोरी और चोरी में क्या डिफरेंस है भाई? कोई आदमी पैसा चुरा रहा है, किसी का गहना चुरा रहा है ताकि उससे पैसा कमा सके, लेकिन कोई आदमी रोटी चुरा रहा है ताकि वो अपना पेट भर सके। कोई आदमी कपड़ा चुरा रहा है ताकि वो ठंड में अपने बदन को ढक सके। तो ये दयनीय किस्म की चोरी है, कपड़े चुराना और रोटी चुराना, चप्पल चुरा लेना किसी की। तो ये दयनीय किस्म की चोरी है, जिसमें हमें समझना चाहिए कि भाई सामने वाले को, बेचारे को ये समझो कि अगर मेरा किसी ने कपड़ा चुरा लिया तो मुझे समझना चाहिए कि यार सामने वाले को बदन ढकने की कितनी जरूरत है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अपने आप को जीवित रखने के लिए वो चूहेदानी बेचता था, दूसरी चीज भीख मांगता था, और तीसरी चीज वो दयनीय किस्म की चोरियां करता था। लेकिन कैश से उसका काम चल जाता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। रैग्स का मतलब होता है कपड़ों का चीथड़े चीथड़े में बटा होना। लेकिन इन 3 कामों को करने के बावजूद उसके कपड़े जो होते थे वो चीथड़ों में बटे होते थे। हिज चीक्स वर संकन। उसके जो गाल थे वो भूख और कमजोरी की वजह से संकन यानी अंदर की तरफ धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। और जो भूख थी वो उसकी आंखों में ही चमकती थी। ग्लीम्ड यानी चमकती थी। तो भले ही वो चोरियां करता था, भीख मांगता था और उसके बाद में चूहेदानी भी बेचता था, लेकिन उसके बावजूद कपड़े तो उसके पूरे बदन के चीथड़ों में बटे हुए थे, गाल उसके भूख के मारे अंदर धसे हुए थे, और जो उसकी आंखें थी उस आंखों में भूख चमकती थी। साफ दिख जाता था भाई इस आदमी ने बड़े लंबे टाइम से भरपेट खाना नहीं खाया। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लोड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, कोई जोश नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। वैगाबॉन्ड यानी कि घुमक्कड़, जो बंजारे लोग होते हैं। प्लॉड का मतलब होता है पांव घसीट कर चलना, मतलब जब कोई आदमी निराश होता है, हताश होता है, तो पांव ही घसीट के चलता है, क्योंकि इच्छा तो होती नहीं है चलने की। और मेडिटेशन का मतलब योग करना, यानी किसी ध्यान में डूबे हुए रहना। तो अब ये जो हमारे चूहेदानी बेचने वाला था, उसकी जो जीवन है, ऑथर कहता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ऐसा आदमी जो बेचारा होता है कितना नीरस जीवन तो जीता है, और एक बंजारे का जीवन जीता है हमारा चूहेदानी बेचने वाला। और पांव घसीटता हुआ वो अपने ही विचारों की दुनिया में खोया हुआ सड़कों पे इधर उधर भटकता रहता है। यानी ये भी नहीं कि चूहेदानी बेचने का उसमें कोई उत्साह है, नहीं, जो आ गया किसी ने पकड़ के बुला लिया तो ठीक है, बाकी अपनी तरफ से वो कोई एफर्ट नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसकी लाइफ मोनोटोनस लाइफ थी, एकदम नीरस जिंदगी थी। उसके पास ज्यादा पैसा कमाने का भी कोई उसको लालच नहीं था। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो आदमी था, जो कि बड़ा ही गरीब, बड़ा ही भूखमरी से और बड़ा ही निराश जीवन जीने वाला है, एक जो विचार है, एक विचारों की जो श्रृंखला है, अचानक उसके मन में एक दिन वो विचारों की श्रृंखला पैदा हुई, एक विचारों की एक जंजीर पैदा हुई, और उसने उसको बेइंतहा तरीके से, असीमित तरीके से बड़ा मनोरंजन दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई विचार किसी को मनोरंजन देख सके? कौन सा विचार था, आगे देखते हैं।
He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. एक दिन वो हमेशा की तरह, ये उसके लिए स्वाभाविक था कि वो सड़क पे पांव घसीटता हुआ घूमता रहता था और अपने चूहेदानी बेचने, अपनी चूहेदानी के बारे में सोचा करता था कि ये चूहेदानी कैसी है, क्या काम करती है, चूहे को फंसाती है, चूहा बेचारा इसमें छोटा सा लालच रखा होता है और उसमें फंस जाता है, जबकि क्या चूहे के पास खाने की कमी है? बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर की जड़ें हैं और दुनिया भर के जंगलों में फल है, लेकिन मनुष्य एक छोटा सा लालच चूहेदानी में रखता है और इंसान उसके अंदर फंस जाता है, चूहा उसके अंदर आके फंस जाता है जरा से लालच के चक्कर में। तो एक दिन उसके मन में विचार आता है कि उसने कहा यार जिस तरीके से चूहेदानी है, तो ये पूरा का पूरा जो संसार है, वो संसार जिसके अंदर जमीन है, जिसके अंदर समंदर समाये हुए हैं, जिसके अंदर शहर समाये हुए हैं, जिसके अंदर गांव समाये हुए हैं, ये सारी की सारी जो दुनिया है एक बड़े चूहेदानी के ही तो समान है। उसने कहा जैसे मेरी चूहेदानी में लालच रखा हुआ होता है खाने का और चूहा आगे फंस जाता है, उसी तरीके से ये जो दुनिया है ये भी एक बड़े चूहेदानी की तरह है। लेकिन ये बात अभी क्लियर नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. Baits का मतलब होता है चारा, लेकिन हिंदी में चारे के दो मतलब होते हैं। एक होता है जो मवेशियों को, जानवरों को डालते हैं, और एक वो होता है जो किसी शिकार को फंसाने के लिए रखा जाता है। तो यहां पे जो वर्ड बेट्स है इसका मतलब है शिकार को फंसाने के लिए रखा गया चारा। तो उसने अपने विचार में आगे ये सोचा कि ये जो पूरा का पूरा जो संसार है, इस संसार का हमेशा से केवल एक ही उद्देश्य रहा है, और वो उद्देश्य है मनुष्य के लिए एक चारे का काम करना। कैसे? इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयस। वो ये कहता है कि ये जो चूहेदानी रूपा ये जो संसार है, ये क्या करता है, ये मनुष्यों को फंसाने के लिए क्या देता है? रिचेज, अमेरी का लालच देता है। जॉयज, आनंद का लालच देता है। शेल्टर, कहता है कि तुम्हें घर दूंगा, घर का लालच देता है। एंड फूड, खाने का लालच देता है। हीट एंड क्लोथिंग। अब हीट की देखो भाई सीधी बात है, मैंने पहले कहा कि कहानी का जो प्लॉट है, जो कल्चर है, वो कहां का है? स्वीडन का। स्वीडन में बहुत ठंडी होती है, और ठंडी जो देश बर्फ से जकड़ा हुआ है, वहां पे जाहिर सी बात है कि जो गर्मी होती है वो गर्मी खाने से भी ज्यादा महत्व रखती है। एक दिन आदमी खाना खाए बच जाएगा, लेकिन एक आदमी बिना कपड़ों के और बिना घर के अगर खुले में एक रात बिता दे तो जाहिर सी बात है वो सुबह तक तो जिंदा नहीं बचेगा, बर्फ से मर जाएगा। तो ये जो दुनिया है वो गर्मी और कपड़े इसका लालच देती है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। अब वो ये कहता है कि भाई जैसे चूहेदानी होती है, चूहेदानी क्या करती है? चूहे को फंसाने के लिए चीज, जो एक पनीर टाइप ही होता है, लेकिन पनीर नहीं होता, हम उसको पनीर नहीं कह सकते, पनीर टाइप कह सकते हैं। पोर्क यानी सुअर का मांस। तो जैसे चूहेदानी में वहां के जो स्वीडन के लोग हैं वो या तो चीज रखते हैं या फिर पोर्क रखते हैं, उसी तरीके से ये जो संसार है, ये संसार हमें पैसों का लालच देता है, आनंद का लालच देता है, घर का लालच देता है, खाने का लालच देता है, गर्मी का लालच देता है, कपड़ों का लालच देता है। ठीक वैसी जैसे चूहेदानी खाने के सामान का लालच देती है, और जैसी कोई मनुष्य इनमें से किसी एक लालच में फंसता है, यानी कि उस चारे को छू लेता है। चारे का मतलब यहां पे चीज और पोर्क से नहीं है, बात हो रही है इंसान की। तो जैसे इंसान क्या करता है, पैसा कमाने के पीछे पड़ जाता है, आनंद कमाने के पीछे पड़ जाता है, घर कमाने के पीछे पड़ जाता है, खाना या गर्मी या कपड़े कमाने के पीछे पड़ जाता है, तो ये चूहेदानी क्या होती है, उसके ऊपर बंद हो जाती है। और जैसी चूहेदानी बंद होती है, मनुष्य का अंत आ जाता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे मतलब तो सिंबॉलिक है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई बार, लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इस दुनिया में आने का लक्ष्य भूल जाते हैं कि इस दुनिया में आने का हमारा एम क्या है। क्या हम किसी जानवर या पेड़ पौधे की तरह इस धरती पे पैदा हुए हैं, फिर हम अपना पेट भरते रहेंगे, पहले तो हमारे माँ बाप हमें खिलाते रहेंगे, फिर जब हम जवान होंगे, बड़े होंगे, तो अपने हाथों से कमाएंगे, फिर हम भी बच्चे पैदा करेंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे। तो क्या ये मनुष्य का जीवन है? बिल्कुल नहीं। अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने इंसान को दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, तो वो बहुत सारी चीज़ें करता है। मेरी थियरी ये कहती है, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये थियरी कहती है, जो मैंने अभी तक जो समझा है अपनी 36 साल की उम्र तक, वो ये है कि ये जो दुनिया है, एक जो नेचर है, चाहे तुम उसको भगवान कह लो, चाहे तुम उसको गॉड कह लो, या अल्लाह कह लो, या रब कह लो, या कुछ भी कह लो, उसने इस दुनिया को बनाया। हम उसको एक नाम दे देते हैं नेचर, यानी कि प्रकृति। ठीक है, उसने इस दुनिया को बनाया, दुनिया को बहुत सुंदर बनाया, सुंदर पहाड़ बनाए, सुंदर ग्रीनरी बनाई, बहुत ही पेड़, बहुत ही सुंदर फूल, बहुत ही सुंदर जंगल, पानी, नदियां, सब कुछ बनाया। लेकिन इन सबको एडमायर करने वाला कौन था? चिड़िया एडमायर नहीं कर सकती, जानवर एडमायर नहीं कर सकते, तो इंसान को बनाया गया। लेकिन
अब जो इंसान है वो इंसान क्या है कि उन सारी चीजों को छोड़कर वो ये भूल गया कि भाई भगवान ने जब उसको इन जानवरों से अलग करके बुद्धि दी तो फिर बुद्धि किस लिए दी? क्या बस पैदा हो, दूसरे को मारे, इस दुनिया में रहने की अपनी जगह बचाए और अपने लिए पैसा कमाए और अपनी औलादों के लिए छोड़ के चला जाए, बस क्या ये उसका एम है? नहीं। इंसान का अभी तक जितने भी बड़े बड़े, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या खलील जिब्रान हो या फिर और बड़े बड़े फिलोसफर, उन सब ने एक ही बात कही है कि मनुष्य का इस धरती पर आने का लक्ष्य है अपने जैसे मनुष्यों की सेवा करना, बिना किसी का जात, किसी का धर्म, किसी की नस्ल, किसी का रंग देखे बिना। अगर इन सारी चीजों को देखे बिना, कंसीडर किए बिना तुम किसी इंसान की सेवा कर सकते हो तो दैट इज द ट्रूली एम ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है वो ये है, अपने जैसे मनुष्यों की सेवा करना। एक जर्मन साइंटिस्ट एक रेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, उसके हाथ में एक ऐसी किरणें लगती हैं जिससे मनुष्य के शरीर के अंदर उसकी हड्डी को देखा जा सकता है। तो उसे पता चलता है कि मेडिकल साइंस में इस चीज का बड़ा भयंकर यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले हड्डियां नहीं जोड़ी जाती थी, हड्डियां तो बहुत सदियों से जोड़ी जा रही थी, लेकिन ये होता था कि अगर किसी आदमी की हड्डी जोड़ी जाती थी और अगर वो गलत जुड़ जाती थी तो फिर क्या होता था, उस आदमी का हाथ या फिर जो पांव का स्ट्रक्चर था वो हमेशा के लिए खराब हो जाता था। लेकिन एक्सरे जब इसको डिस्कवर किया गया तो फिर ये पता लगाया कि भाई अच्छी तरीके से किसी की हड्डी देख के बिठाई जा सकती है। उसके यार दोस्तों ने, उसके सारे जितने भी वेल विशर्स थे, सबने समझाया कि भैया इसका पेटेंट करा, यानी अगर कोई भी आदमी एक्सरे की मशीन बनाता है, एक्सरे करता है, तो तुझे एक हिस्सा देना होगा, तुझे देना होगा, तेरी आने वाली पीढ़ियों को देना होगा, सब बैठे बैठे मौज करेंगे। लेकिन उस जर्मन साइंटिस्ट ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि उसने कहा कि अगर उसने वाकई में इतना अच्छा उसने डिस्कवरी करी है, इन्वेंशन करा है, एक्सरे की मशीन बनाई है, तो वो ये चाहेगा कि इस दुनिया का सबसे जो गरीब आदमी है, सबसे जो गरीब मरीज है, वो भी उस मशीन से अपनी हड्डियों की जांच करवा के अपना बेहतर से बेहतर इलाज करा पाए। और उस जर्मन साइंटिस्ट ने कभी भी एक्सरे मशीन का पेटेंट नहीं करवाया। तो ये बात हम उस आदमी से सीख सकते हैं, ये बात हम मदर टेरेसा से सीख सकते हैं, जिसने किसी क्रिश्चियन कंट्री को छोड़कर, अपने पूरे कॉन्टिनेंट को छोड़कर, उसने इंडिया जैसे देश को चुना, जहां ना उसकी जाति के लोग, ना उसके धर्म के लोग, ना उसकी चमड़ी के रंग के लोग। लेकिन यही असली इंसान के जीवन का मकसद होता है। अपने लिए सिर्फ जानवरों की तरह जीना और इस दुनिया से चले जाना, ये इंसान के जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग इस लक्ष्य को भूल जाते हैं और किन चीजों के लफड़े में पड़ जाते हैं। कई लोगों में पैसे की हवस जागती है। बड़े बड़े टाटा को देख लो, रतन टाटा को देख लो, अंबानी को देख लो, पागलों की तरह पैसा कमा रहे हैं, दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी में पहुंच गया। और मजेदार बात यह है कि जब बीमारी फैल रही है पूरे विश्व में, तब हमारा एक वो बिजनेसमैन है जो दुनिया के छठे नंबर पर पहुंच जाता है। वो तो सब जानते हैं कैसे पहुंच गया, मेहनत करके पहुंचा या फिर चोरी करके पहुंचा, वॉट एवर, चलो उसका कंसर्न है। लेकिन इस पैसे का वो करेगा क्या? उसकी जो जिंदगी है वो इन सारी बोर्ड मीटिंग्स के अंदर और बिजनेस कैसा चलना है, कैसा चलना है, कैसा चलना है, इसमें निकली जा रही है। बस अंधाधुंध पैसे के पीछे उसमें भागा हुआ है। लेकिन बहुत सारे, अगर हम देखें कि अंग्रेजों की, यूरोपियंस की ये खास बात होती है कि वो एक थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद दुनिया घूमते हैं। यहाँ पे पागलों की तरह 18-18, 20-20, 25-25 साल के जो लड़के होते हैं, वो बड़े बड़े अपने पीठ पर बैकपैक लगा के, बड़े बड़े थैले लगा के, और तुम्हें यहाँ किले, महल और दुनिया भर के श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और सारे कंट्रीज घूमते हुए दिख जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, 12वीं पास करेगा, उसके बाद में पटवारी की परीक्षा देगा या फिर ग्रेजुएशन करेगा, कहीं क्लर्क बन जाएगा, और उसके बाद में 30-40 साल जानवरों की तरह नौकरी करते हुए कर देगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा, बच्चों की शादी करेगा और एक दिन मर जाएगा। ये हम एशियंस की, इंडियंस की, बांग्लादेशियों की, पाकिस्तानियों की, इन सब की जिंदगी होती है। बस आसपास के मंदिर मस्जिद की दौड़ लगाता रहेगा और उसी को वो घूमना मानता रहेगा। लेकिन इस दुनिया में भगवान ने जो चीजें बनाई है सुंदर, वो देखने से वो चूक जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चूहे की तरह भगवान ने इस धरती पर बहुत सारे लालच रखे हैं। तो उसे क्या होता है कि प्रकृति की सुंदरता को छोड़कर, अलग अलग इंसानों और उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को देखने और समझने को छोड़कर, वो या तो पैसे के पीछे पड़ जाता है या फिर घरों के पीछे पड़ जाता है। बहुत सारे सनकी और करप्ट ऑफिसर्स हैं जो आए दिन अखबार में पकड़े जाते हैं। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली। अरे बेवकूफ आदमी, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी तो तेरी 3-4 पीढ़ियां बैठ के नहीं खा पाएंगी। तो फिर इतने पैसे का क्या करेगा भाई? तू अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन देता। बच्चे, अगर तू अफसर बन सकता है तो तेरे बच्चे भी तो अफसर बन सकते थे। लेकिन नहीं, उसमें इतनी समझ थी कि उसे पागलों की तरह रिश्वत खानी है, लोगों का शोषण करना है और उसे इतने पैसे कमाने हैं जितनी वो 3 पुश्तों में भी खर्च नहीं कर पाए। तो ये मूर्खता है। ये उसी चूहे की तरह है जो ये जानता है कि इस जंगल में और इस दुनिया में बहुत सारी खाने की चीजें हैं, लेकिन एक छोटे से लालच को देखकर वो क्या करता है, चूहेदानी के अंदर जाके घुस जाता है। और जब घुस जाता है तो क्या होता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है। यहां पे अंत हो जाने का मतलब नहीं है कि मनुष्य मर जाता है, असल में वो मरता नहीं है, लेकिन इस पैसा, कपड़ा, गहना और ये सारी चीजें कमाने के पीछे उसको पता ही नहीं चलता कि भगवान ने जो छोटी सी जिंदगी दी है 60, 70, 50 साल की, वो कब बीत जाती है। तो उसका जीवन खत्म ही तो है। एक दिन उसे एहसास होता है कि लो भाई, बूढ़े हो गए, अब रिटायर हो गए और अब मरने की उम्र आ गई।
The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अब देखो इसमें एक मजेदार बात है कि चूहेदानी बेचने वाले ने संसार के बारे में ऐसा क्यों सोचा और उसको मनोरंजक क्यों लगा। वो ऐसा हुआ कि देखो एक अच्छी बात ये थी, अच्छी बात नहीं बुरी बात थी, कि संसार जो था वो कभी भी इस चूहेदानी वाले के बेचने के प्रति क्या नहीं था, दयालु नहीं था। हर कोई उसको दुत्कारता था, हर कोई उसको गंदी नजरों से देखता था, चोर उचक्का समझता था, उसको फटकारता था, दुत्कारता था। तो अब जब उसने ये समझा कि इस दुनिया के अंदर ये जो अमीर लोग दिखाई दे रहे हैं या अमीर बनने की तरफ भागते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो असल में चूहेदानी में फंसने वाले चूहे हैं। तो जब उसने इस संसार के बारे में बुरा सोचा तो बुरा सोचने के बदले में उसको क्या मिला, एक एंटरटेनमेंट मिला, उसे बड़ा मनोरंजन लगा। उसने कहा अच्छा है, मरने तो इन नालायक लोगों को, इनको पता भी नहीं चलेगा कि कभी इस चूहेदानी में फंसे और एक दिन मर जाएंगे। लेकिन उसका कारण यह है क्योंकि संसार ने उसे बदले में प्रेम नहीं दिया, तो वो भी संसार का भला नहीं सोच सकता था। अनवांटेड का मतलब होता है हद से ज्यादा, अतिरेक जिसको हम कहते हैं, अतिरेक से भरा हुआ। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग। प्लॉड का तो मैंने ऊपर ही बता दिया, ड्रेरी जो ये वर्ड यहां पे बीच में आया है ड्रेरी, उस ड्रेरी का मतलब होता है निराशा से भरा हुआ। ठीक है, प्लॉट का ऊपर बता ही दिया है। और चेरिश्ड जो वर्ड यहां पे ऊपर आया है, तो चेरिश्ड का मतलब होता है पसंदीदा। तो अब ये जो उसके समय काटने का एक पसंदीदा जरिया बन गया, जब भी वो निराशा से भरे हुए पैदल पांव घसीटता हुआ घूमता था तब तब वो इस विचार के बारे में सोचता था कि भई ये जो दुनिया के लोग हैं ये असल में चूहेदानी में फंसे हुए चूहे हैं जो जल्दी मरने वाले हैं और इनकी जिंदगी खराब होने वाली है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल। एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। तो अब जब भी वो खाली बैठा होता और उसे अपना मनोरंजन करना होता तो वो ये सोचता कि असल में जो दुनिया के लोग हैं वो दो प्रकार के चूहे हैं। कुछ चूहे ऐसे हैं जो जाल के अंदर फंस चुके हैं और कुछ चूहे ऐसे हैं जो अभी भी जाल के आसपास मंडरा रहे हैं और उसमें फंसने के लिए, चारे को निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage. यहाँ grey cottage का मतलब सफेद रंग करी हुई झोपड़ी नहीं है, grey cottage का मतलब है बर्फ से ढकी हुई झोपड़ी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि कहानी स्वीडन की है और स्वीडन बहुत ठंडा कंट्री है। By the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for night. एक दिन की बात है, ट्रेडिंग का मतलब होता है पांव घसीट के चलना, तो हमेशा की तरह प्लॉडिंग का सिनोनिम है। तो एक शाम की बात है, डार्क इवनिंग, क्योंकि ठंडे जो देश होते हैं वहां सूरज जल्दी ढल जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो शाम के समय गहन अंधकार हो चुका था। हमारे चूहेदानी बेचने वाला पांव घसीटता हुआ सड़क के किनारे किनारे चलता हुआ जा रहा था कि अचानक उसे एक बर्फ से ढकी हुई झोपड़ी दिखाई दी। बर्फ से ढकी हुई झोपड़ी दिखाई देने का मतलब यह है कि भैया उसे रात के लिए अपने आश्रय का इंतजाम करना है, क्योंकि अगर छत पर अगर उसके छत नहीं होगी तो रात को तो बर्फ की ठंड की वजह से ही मर जाएगा। वो बाहर बर्फबारी होती है, तूफान आते हैं। तो उसने दरवाजे को जाके खटखटाया, नॉर वॉज ही रिफ्यूज, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको झोपड़ी से दुत्कार दिया गया। असल में पूरे स्वीडन में जहां भी वो घूमा चूहेदानी बेचने वाला, कभी भी किसी ने उसको घर पे रहने के लिए, आश्रय देने के लिए मना नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो कहानी बहुत पुराने समय की है और दूसरी बात यह है कि पुराने समय में, और अगर इंडिया में भी तुम देखो तो सराय नाम की एक चीज हुआ करती थी, इन जिसको कहते थे INN इन। इनका मतलब होता है सराय यानी कि धर्मशाला। धर्मशाला और होटल में डिफरेंस होता है कि होटल में तो खाने के लिए खाना मिलता है, बिस्तर मिलता है और बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन जो सराय होती थी वो केवल रात के मुसाफिरों के ठहरने के लिए, सोने की जगह देने के लिए होती थी। तो कभी भी उसको किसी ने मना नहीं करा। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। लेकिन एक अजीब बात थी, उसको आज तक किसी ने आश्रय देने से मना नहीं करा, लेकिन अक्सर लोग क्या करते थे, सोर फेसेस यानी चेहरे पर बड़े कड़वाहट के भाव ले आते थे कि अरे यार ये कौन गले पड़ गया, आज ये भिखारी हमारे घर पे रुकेगा, गंदा बड़ गंदा दिखाई दे रहा है, पता नहीं कब से नहाया धोनी होगा। लेकिन उसको मना नहीं करते थे, लेकिन अपने चेहरे पर क्या करते थे, घृणा के भाव जरूर ले आते थे। लेकिन अब जिस आदमी ने खोला, ये बड़ा ही देखने में तो बड़ा ही साधारण था, लेकिन एक बहुत ही बुरा व्यक्ति था जिसकी पत्नी मर चुकी थी और बच्चे भी मर चुके थे और वो बिल्कुल अपने जीवन में अकेला था। तो इस आदमी ने क्या रिएक्शन करा, ये आदमी जो है हमारे चूहेदानी बेचने वाले को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कारण, क्योंकि अपना जीवन तो बेचारा एकांता में बिता रहा था, अब उसे एक ऐसा साथी मिला जिससे वो शाम को कुछ देर बैठ के बातचीत कर सकता था। तो बूढ़ा आदमी हमारे चूहेदानी को देखकर, चूहेदानी बेचने वाले को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। Immediately he put the porridge का मतलब दलिया, pot on the fire and gave him supper। सपर का मतलब होता है शाम का भोजन। शाम का भोजन क्यों? अभी ऊपर वाली लाइन में तो उसने कहा डार्क इवनिंग,
तो ये शाम का जो खाना होता है उसको कहते हैं सपर। अब तुम सोचोगे शाम को खाना कौन खाता है, तो भाई यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्वीडन की बात हो रही है, यूरोपियन कंट्री और इन सारी की बात हो रही है। अब हम तो क्या करते हैं, भारतीय क्या करते हैं कि भाई 2-3 टाइम टिक्कड़ खाते हैं, सुबह नाश्ते में और दोपहर में और रात को। लेकिन जो बाहर वहाँ के लोग होते हैं, बड़ा एक तो पहली बात वो रोटी की जगह ब्रेड खाते हैं, जो फर्मेंट करके खमीरा उठा के बनाई जाती है, तो ब्रेड बहुत हल्की होती है और वो लोग थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाते हैं। तो शाम को जो खाना खाते हैं उसको कहते हैं सपर, और रात को जो खाना खाते हैं उसको कहते हैं डिनर। तो बूढ़ा आदमी ना केवल उसने मुस्कुरा के चूहेदानी बेचने वाले का स्वागत करा, उसने एक बड़ा जबरदस्त काम करा कि तुरंत उसने एक जो भगोना है वो आग के ऊपर चढ़ाया और जो गरम दलिया था वो उसने ऑथर को खाने के लिए दिया, उसको चूहेदानी बेचने वाले को। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, शाम का भोजन खिलाने के बाद में उसने then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने एक और चमत्कारी काम यह करा कि उसने अपने तंबाकू का बड़ा एक टुकड़ा निकाला, जो बड़ा पीस होता है, उस पीस में से कार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को निकालकर काट कर अलग करना। फिर उसने उस बड़े तंबाकू के ढेले में से एक इतना बड़ा तंबाकू का टुकड़ा काट के निकाला जिससे उसने अपनी भी चिल्लम भर ली और उसके साथ साथ उसने चूहेदानी बेचने वाली की भी चिल्लम भरी। तो भाई इतना तो आज तक किसी ने नहीं करा। पहली बात मुस्कुरा के स्वागत करा, दूसरी बात दलिया खिलाया, तीसरी बात उसने उसके चिल्लम में तंबाकू भी भर के दी। तो भैया ये तो उससे बहुत ज्यादा उसका स्वागत कर रहा है। Finally, he got out an old pack of cards। लेकिन बात यहां पर सिर्फ अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मेहमान नवाजी जो उसकी आओ भगत है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। खाना खिलाने के बाद में, तंबाकू पिलाने के बाद में, चिमलम पीने के बाद में जो बूढ़ा आदमी था उसने पुरानी ताश की गड्डी का एक बंडल निकाला एंड प्लेड मिजोलीज। अब मिजोलीज ये स्वीडन वर्ड है, ताश पत्ती का 3 पत्ती का जो गेम होता है उसको कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन मिजोलीज भी है और मियोलीज भी है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। जिस देश के लोगों की भाषा का वर्ड है उनसे बेहतर प्रोनाउंसिएशन इसका कोई नहीं कर सकता, उससे अच्छा उच्चारण कोई नहीं कर सकता। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। अब ये शाम का समय था, तो जब तक रात को सोने का समय नहीं हुआ तब तक दोनों जने मजे से बैठकर ताश का 3 पत्ती का गेम खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार, विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरीज एंड टबैको। चूहेदानी बेचने वाले ने महसूस करा कि ये जो बूढ़ा आदमी था ये अपने दलिये और अपने तंबाकू की तरह बड़ा उदार था। यानी जितना अच्छा दलिया था, जितना अच्छा तंबाकू था, ये जो बूढ़े आदमी का व्यवहार था ये भी बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़ा उदारता से भरा हुआ था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, जब आदमी के पास परिवार भी होता है, पैसा भी होता है, अच्छा स्वास्थ्य भी होता है, जमीन जायदाद भी होती है, सब कुछ होता है। Prosperities, his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and he had worked on the land। अब ये बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी भी आगे सुनानी शुरू करी, यानी ताश पत्ती का खेल जब खेल के वो ऊब गए तो उसके बाद में बूढ़े आदमी ने उसको कहानी सुनानी शुरू करी कि जब वो बूढ़ा आदमी समृद्ध हुआ करता था तो वो रैम्स जो एक लोहा बनाने का कारखाना था, उस कारखाने के अंदर जुलाहे का काम करता था। क्रॉफ्टर का ब्रिटिश इंग्लिश में मतलब एक वो भी होता है जो काश्तकारी का काम करता है, किसी की जमीन को किराए पर लेके खेती करता है या खुद छोटा मोटा किसान होता है, उसको भी क्रॉफ्टर कहते हैं। लेकिन यहां पर अगर वो आयरन वर्क्स की फैक्ट्री में काम करता है लोहा बनाने की, तो क्रॉफ्टर का यहां पे मतलब हो गया जुलाहा, यानी वही लोहार का जो काम करता है। तो उस बूढ़े आदमी ने चूहेदानी बेचने वाले को बताया कि जब वो जवान था, समृद्धि के दिन थे, परिवार था, पैसा था, तब वो रैम्स जो आयरन वर्क्स में काम करता था और यहां तक कि उसके पास में एक जमीन भी थी और जमीन पर वो खेती भी करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। डे लेबर का मतलब है कड़ी मजदूरी, दोपहर की मजदूरी नहीं है, डे लेबर का मतलब है कड़ी मजदूरी। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। लेकिन अब तो वो बूढ़ा हो गया, अब वो खेत पर काम नहीं कर सकता, अब वो लोहे के कारखाने में काम नहीं कर सकता, तो भाई उसके पास में गाय है और वो गाय उसको अब आश्रय देती है, उसको कमाई देती है। कैसे? यस, द बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बॉसी एक गाय की नस्ल होती है जो विदेशों में पाई जाती है, एक टाइम में वो 30-30, 40-40 लीटर दूध देती है। तो उसने बूढ़े आदमी ने चूहेदानी बेचने वाले को बताया कि बॉसी नस्ल की उसकी जो गाय है वो वाकई में बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि बड़ी असाधारण गाय है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी वो जगह होती है क्योंकि दूध तो चारों तरफ ही होता है, क्रीमरी वो जगह जहां पर मक्खन और जो घी होता है ये सारी चीजें दूध में से अलग की जाती हैं।
तो अब वो गाय का दूध निकालता है और गाय इतना अच्छा दूध देती है कि वो रोज उसको क्या करता है, क्रीमरी में लेके जाता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। क्रोनर जो होती है वो स्वीडन की करेंसी को कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपया होती है, ब्रिटेन में पाउंड होती है, अमेरिका में डॉलर होती है। तो उस बूढ़े आदमी ने यह बताया कि पिछले महीने जो उसने दूध वहां पे बेचा क्रीमरी में, उसके बदले में उसको पूरे 30 रुपए मिले हैं। यानी कहानी जिस जमाने में लिखी गई है उस जमाने में 30 रुपए बहुत बड़ी कीमत रखते थे। यानी ये मान लो कि कम से कम वो 3 लाख रुपए के पेमेंट के बराबर हो गए। तो उसने ये बात उसको बताई चूहेदानी बेचने वाले को। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. उसके बाद में उसको कुछ ऐसा लगा कि उसका ये जो मेहमान है जिसको वो ये कहानी सुना रहा है बूढ़ा आदमी, वो बड़ा ही इनक्रेडुलस यानी कि अविश्वसनीय लग रहा है। यानी बूढ़े आदमी को लगा कि उसका जो मेहमान है शायद उसको इस बात पे यकीन नहीं हुआ। किस बात पर? कि गाय दूध देती है? नहीं, उस आदमी को लग रहा था, बूढ़े आदमी को लगा कि चूहेदानी बेचने वाले को ऐसा लगा कि भाई 30 रुपए की भारी रकम कोई दूध बेच के कमा सकता है क्या? तो उसका शक दूर करने के लिए, अपने मेहमान का शक दूर करने के लिए बूढ़ा आदमी उठा, खिड़की की तरफ गया। खिड़की के पास में एक चमड़े का थैला टंगा था जो कि एक नेल यानी कि कील पर, जो खिड़की थी, खिड़की का जो लकड़ी की चौखट थी उसमें कील गाड़कर एक चमड़े का जो थैला था उसको टंगाया गया था। उसने उस थैले को उतारा एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। और उसने बिल, असल में हम क्या नोट 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 कहते हैं, लेकिन असल में नोट बाहर कहीं नहीं चलता। या तो वो उसको लीगल टेंडर कहते हैं नोट को, या फिर उसको कहते हैं बिल्स। हमारे यहाँ बिल का मतलब होता है बिजली का बिल आ गया, दूध का बिल मिल गया, लेकिन वहाँ जो यूरोपियन और फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो इंग्लिश कंट्रीज है वहाँ पे बिल ही कहा जाता है उसको, नोट को, या फिर उसको लीगल टेंडर कहा जाता है। तो जब उसको लगा भाई बूढ़े आदमी को कि भाई ये चूहेदानी बेचने वाला तो शायद मेरी बात का भरोसा ही नहीं कर रहा है, तो वो खड़ा होता है और उस चमड़े के थैले को वहां खूंटी पे से उतारता है, कील पे से उतारता है, और 3 10-10 क्रोनर के यानी 10-10 रुपए के जो 3 नोट होते हैं मुड़े तुड़े हुए, रिंकल्ड का मतलब मुड़े तुड़े हुए, वो अंदर से निकालता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, नॉडिंग, नॉडिंग का मतलब सर हिलाना, नोविंगली, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। स्टफ्ड का मतलब होता है वापस ठूस दिया। तो उसने क्या करा, वो 10-10 के जो 3 नोट थे क्रोनर के, वो बाहर निकाले उसने, और उसने अपनी मेहमान की आंखों के आगे नचाए, और नचाते नचाते उसने सर भी हिलाया, यानी कि देखा भाई तेरे को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, ये देख इतनी बड़ी रकम मैंने कमाई है। और फिर वापस उसने वो पैसे उसके अंदर ठूस दिए और पाउच को वापस वहीं उसने खिड़की की चौखट पर कील के ऊपर टंगा दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन द गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब है भोर, प्रातः काल में, यानी कि बड़ी जल्दी उठ के 4 बजे 5 बजे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। अब दोनों सुबह जल्दी उठ गए। क्यों उठ गए? क्योंकि जो जुलाहा था, बूढ़ा जुलाहा, बूढ़ा आदमी, उसको तो अपनी गाय का दूध निकालना था क्योंकि क्रीमरी में सप्लाई करने जाना था। अब जो हमारा चूहेदानी बेचने वाला था, बड़ा ही वो गरीब था, अनपढ़ था, लेकिन उसमें इतनी सभ्यता तो थी कि भाई जब घर का मुखिया बिस्तर से खड़ा हो जाए तो मेहमान अगर बिस्तर पे लेटा रहे तो बड़ी असभ्यता और अशिष्टता की बात है, तहजीब की बात नहीं है। तो वो भी अब मकान मालिक के साथ अपने जो उसकी मेहमान नवाजी कर रहा है उसके साथ साथ वो बिस्तर से खड़ा हो गया कि चलो भाई अपन भी निकले। They left the cottage at the same time. दोनों जनों ने एक साथ झोपड़ी के बाहर आए, ऑब्वियसली आए गई। The crofter locked the door and put the key in his pocket. बूढ़े जुलाहे ने अपने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाली। The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. चूहेदानी बेचने वाले ने, जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कोठड़ी को ताला लगाया, चूहेदानी बेचने वाले ने उस आदमी को अलविदा कहा और उसे धन्यवाद दिया। देखो भाई, चूहेदानी बेचने वाला तो यहाँ पे धन्यवाद देके जा रहा है, और जो कई सारे स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद बिना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब के चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि चैप्टर से कुछ सीखो। किसी भी वीडियो नहीं, कोई भले ही हमें एक आदमी सड़क पर रास्ता बता देता है, तो इतना हमारे पढ़े लिखे होने का एक इंप्रेशन हम में होना चाहिए कि हम उसे धन्यवाद जरूर दें, चाहे तुम किसी भी जबान में किसी भी भाषा में दो, लेकिन एक थैंक यू बनता है। तो चूहेदानी बेचने वाले ने उसको धन्यवाद दिया और
ये बात होते ही दोनों जने अपने अपने रास्ते चले गए, यानी विपरीत दिशा में, एक राइट गया एक लेफ्ट गया। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर सून स्टूड बिफोर द डोर। लेकिन अभी आधा ही घंटा बीता था कि चूहेदानी बेचने वाला दोबारा उस झोपड़ी के दरवाजे के आगे खड़ा था। शायद वो अपना कोई सामान भूल गया हो। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, लेकिन ऐसा नहीं था, ना तो उसने दरवाजा खटखटाया और ना ही उसने ताला तोड़ने की कोशिश करी। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल खिड़की के पास में गया। स्मैश्ड अ पेन, स्मैश्ड का मतलब होता है किसी चीज को, किसी वस्तु से या हाथ से मुक्का मार के किसी चीज को तोड़ना। यहां पर उसने क्या तोड़ा, विंडो के पेन को तोड़ा। पेन का मतलब होता है पल्ला, खिड़की के जो पल्ले होते हैं, दरवाजे के पल्ले होते हैं, तो उसने मुक्का मार के उस पल्ले को तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर घुसेड़ा, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और वो जो कील पर टंगा हुआ चमड़े का थैला था जिसमें 10-10 के 30 क्रोनर के नोट थे, उस थैले को उसने बाहर खींच लिया। He took the money and thrust it into his own pocket, उसने वहां से पाउच निकाला और उसमें से 10-10 के नोट निकाले और अपनी जेब के अंदर ठूस लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its plates and went away, बड़ी सावधानी से उसने उन 3 नोटों को अपनी जेब के हवाले करा और वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले उसने थैले को वापस अपनी जगह पर टंगा भी दिया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब सोचो कि 3 लाख रुपए तुम किसी के चोरी इस तरीके से कर लो, तो तुम सड़क पर उस 30 लाख रुपए को अपनी जेब में डाल के चल रहे हो, तो पहले तो उसको अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी चतुराई पर बड़ा घमंड हुआ, बड़ा खुश हुआ चूहेदानी बेचने वाला कि यार उसने 30 लाख रुपए या 3 लाख रुपए जो हैं एक झटके में बिना किसी तकलीफ के कमा लिए। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods. वुड्स है, ये वुड नहीं है, वुड का मतलब होता है लकड़ी यानी कि टिम्बर, लेकिन अगर उसमें तुम एस लगा दो तो इसका मतलब ये नहीं कि लकड़ियां उसका प्लूरल बन जाए, क्योंकि वुड लकड़ी जो है वो मटेरियल नाउन है, तो उसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो प्लूरल नहीं होती, बल्कि वुड्स का मतलब होता है जंगल यानी कि फॉरेस्ट यानी कि टिम्बरलैंड यानी कि जंगल। अब जब 30 लाख रुपए या 3 लाख रुपए की सोचो तुम्हारी जेब में रकम पड़ी है जो तुमने अभी अभी कहीं से चुराई है, तो पहला विचार हमारी तरह उसके भी दिमाग में आया कि उसको मुख्य सड़क पर नहीं चलना चाहिए। गांव की जो मुख्य सड़क है उस पर चलना खतरनाक है। एक फटे हुए कपड़े पहना हुआ आदमी जिसके गाल भूख के मारे अंदर धस रहे हैं, उसकी जेब में 3 लाख रुपए की रकम अगर बरामद हो जाए तो फिर क्या होगा, पकड़ा ही जाएगा। तो उसने क्या करा, मुख्य सड़क को छोड़ा, टर्न ऑफ का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, और जंगल के अंदर दाखिल हो गया। यानी ये तो सड़क जा रही थी और उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल जंगल भी चल रहा था, तो वो जंगल के अंदर घुस गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। अब वो जैसे जंगल के अंदर घुसा, पहले तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बड़े आराम से वो सड़क के समानांतर उसके बराबर बराबर चलता रहा। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट व्हिच ही हैड गॉटन इनटू। लेकिन अभी तो सुबह का टाइम था, सुबह से जैसे जैसे दिन चढ़ा तो उसकी ये जो हालत थी जंगल के अंदर वो बुरी तरीके से बदतर होने लगी। क्यों? क्योंकि वो जिस जंगल में घुसा था ये बहुत ही जंगल विशाल था और बुरी तरीके से कंफ्यूज करने वाला जंगल था, यानी झाड़ियां और इतनी ऊंची ऊंची घास और इतने घने पेड़ थे कि रास्ता भटकना बहुत ही मामूली बात थी। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. हालांकि चूहेदानी बेचने वाले ने बड़ी कोशिश करी कि वो अगर ईस्ट में जा रहा है तो फिर वो ईस्ट में ही चलता रहे। उसने सोचा कि भाई एक भी दिशा में अगर चलता रहूंगा तो जंगल के बाहर तो जरूर पहुंचूंगा, लेकिन जंगल के जो रास्ते थे वो इस बुरी तरीके से ट्विस्टेड यानी कि मुड़े तुड़े हुए थे आगे की तरफ पीछे की तरफ कि भैया एक डायरेक्शन में चलना संभव ही नहीं था। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. अब उसने जब ये कोशिश करने की तकलीफ करी कि भाई वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, तो कई घंटों भटकने के बाद में उसने ये बात महसूस करी कि असल में वो कहीं भी नहीं जा रहा है, वो जंगल के केवल एक हिस्से के अंदर फंस गया है और घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है और घूमता जा रहा है। चाहे वो राइट जाए, चाहे लेफ्ट जाए, चाहे आगे जाए, चाहे पीछे जाए, वो कहीं भी नहीं जा रहा, वो केवल एक ही जंगल के हिस्से में घूम रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the trap. लेकिन जब उसे बात का एहसास हुआ कि वो जंगल में फंस चुका है तो अचानक उसे अपनी वो बात याद आई कि जब वो ये कहता है कि उसकी जो चूहेदानी है वो असल में इस दुनिया के समान है और ये दुनिया उसकी चूहेदानी के समान है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम,
और असल में अब उसके भी जीवन का अंत आ गया है। क्यों? ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट ही हैड बीन कॉट, क्योंकि वो कहता है कि उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया। कैसे मूर्ख बनने दिया? एक मामूली से चारे के लिए, एक वो 3 लाख रुपए, वो 30 करोड़ के जो नोट है, ऐसी एक छोटे से लालच के लिए उसने अपने आप को बेवकूफ बनने दिया। अब उसकी आजादी चली गई और वो अब उस चूहेदानी के अंदर फंस चुका है। भले ही पहले उसकी जेब में लाखों रुपए नहीं थे, 30 करोड़ नहीं थे, लेकिन वो आजादी से बिना किसी चिंता के साथ घूम तो रहा था। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब उसको लगने लगा कि वो जो जंगल था, उस जंगल में जितनी भी पेड़ों की ट्रंक्स यानी कि तने थे, जितनी भी ब्रांचेस यानी कि शाखाएं थी, जितने भी थिकेट्स यानी कि झुरमुटे थे, और फैलन लॉग्स और जमीन पर पड़े हुए जितने उसके पेड़ों के कटे हुए लट्ठे थे, उसे ऐसा लगने लगा कि असल में वो लकड़ियां, शाखाएं जो हैं वो किसी चूहेदानी के तारों और सरियों के समान है। और अब वो जो इस जंगल, इस कैद खाने के अंदर फंसा है, इसको इम्पेनिट्रेबल यानी कि भेद पाना असंभव है। इम्पेनिट्रेबल का मतलब अभेद, जिसको भेदा ना जा सके। और अब उसे ऐसा लगने लगा कि वो एक ऐसी जेल के अंदर फंस गया है जो कि अभेद है, जिसको कभी भेदा नहीं जा सकता, और इससे वो कभी भी बच के निकल नहीं पाएगा। एस्केप का मतलब होता है बचकर निकलना। इट वॉज लेट इन दिसंबर। अब देखो, पहली बात तो स्वीडन ठंडा कंट्री, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि दिसंबर का महीना था, तो दिसंबर तो हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में सर्दियों का महीना होता है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। पूरे जंगल में अंधकार छा चुका था, क्योंकि जो ठंडे देश होते हैं ना, वहां पे हमारे यहाँ तो धीरे धीरे करके शाम होती है, शाम धीरे धीरे डार्कनेस में बदलती है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। वहां तो दिन के बाद डायरेक्ट रात ही हो जाती है। हालांकि वो रात शाम कहलाती है, लेकिन अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अब जो अंधकार था, डिसेंडिंग का मतलब होता है धीरे धीरे करके अवतरित होना, यानी कि उतरना। तो यहां पे जो अंधकार था वो धीरे धीरे करके पूरे जंगल में फैल चुका था, उतर चुका था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर। अब अंधकार से तो खतरा और बढ़ गया। बर्फ में भेड़िए भी होते हैं, भालू भी होते हैं। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर। ग्लूम का मतलब होता है दुख, और डेस्पेयर का मतलब होता है हताशा। जैसे जैसे जंगल का अंधकार बढ़ रहा था, वैसी वैसी हमारा जो चूहेदानी बेचने वाला था, उसका दुख और उसकी जो हताशा थी वो भी अब बढ़ रही थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अंततः उसको ये लगा कि भैया बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड ही sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. तो जब वो पूरी तरीके से थक गया, तो घुटनों के बल वो जमीन में धंसकर बैठ गया। और अब वो बुरी तरीके से थक चुका था, इतना थक चुका था कि उसको लग रहा था कि भैया अब तो जान निकलने ही वाली है। और अब वो ये सोचने लगा कि भैया उसका अंतिम समय अब उसका निकट आ चुका है। अब बस उसके मरने में कोई ज्यादा टाइम नहीं है। कोई ना कोई जानवर या ठंड, कोई भी जो चीज है इस जंगल में, उसको आज यहां पर एक गुमनाम मौत मार डालेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई किसी आदमी की लाश यहां पे पड़ी थी, क्योंकि पता नहीं कब कौन जंगल के हिस्से में आया, और क्या पता कल को कोई यहां पे जंगल के हिस्से में आए नहीं। तो बस वो अंतिम इंतजार करने लगा। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग। थंपिंग का मतलब होता है किसी चीज को धप 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 करके मारने की आवाज। तो जैसी वो अपनी मृत्यु का इंतजार करने के लिए सर को जमीन में गड़ाकर बिल्कुल बैठने लगा था, कि अचानक उसने लगातार किसी चीज के ठोकने की आवाज सुनी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। अब ये जो ठोकने की आवाज थी, ये इतनी स्पष्ट थी कि कोई भी आदमी बता सकता था कि ये किस चीज को ठोकने की आवाज है। अरे किसी भी चीज को ठोकने की आवाज हो, ठोकने की आवाज का मतलब है इंसानों की बस्ती। इतना उसके लिए बहुत था। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. लेकिन चूहेदानी बेचने वाला बड़ा समझता था इस बात को। ही रेज्ड हिमसेल्फ। पहली बात तो उसने अपने आप को उठाया। अभी तो वो सर गड़ा चुका था बर्फ के अंदर, मरने की तैयारी और इंतजार कर रहा था। लेकिन अब उसने सर उठाया और उसने अपने मन ही मन के अंदर कहा कि भैया ये तो हथौड़े से लोहे को कूटने की आवाज है। लोहे को कूटने की आवाज का मतलब क्या हो गया? आयरन मिल, यानी आसपास कोई लोहे की फैक्ट्री है। अब लोहे की फैक्ट्री क्यों है? तो मैंने पहले कहा था कि जो स्वीडन है वहां पर ढेर सारी लोहे की खादानें भरी पड़ी हैं और लोहे की बहुत माइनिंग होती है वहां पे। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। तो चूहेदानी बेचने वाला कहा कि अगर लोहे की मिल है तो फिर जाहिर सी बात है लोगों की बस्ती भी होगी, लोग तो होंगे कम से कम। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। समन्ड का मतलब बटोरा। तो उसके अब बदन में जितनी भी ताकत बची थी, इस अंतिम उम्मीद की किरण के लिए उसने सारी अपनी ताकत को बटोरा। गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्राउंड। स्टैगर्ड का मतलब लड़खड़ाते कदमों से। अब लड़खड़ाते कदम तो इसलिए भैया क्योंकि बदन के अंदर उसके जान ही नहीं बची है। तो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अब वो उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब वो कहां पहुंचता है देखते हैं। द रैम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ
which are now closed down, were not so long. A large plant with smelter, rolling mill and forge. अब असल में ये जो जगह थी जहां से ये लोहा कूटने की आवाज आ रही थी, इस जगह का नाम था रैम्सजो आयरन वर्क्स। ये नाम इस कहानी में अब भी दूसरी बार रिपीट हुआ है। यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाले ने जहां से चोरी करी है, वो बूढ़ा आदमी भी कहां काम करता था? इसी फैक्ट्री में काम करता था जब वो जवान हुआ करता था। लेकिन एक समस्या थी कि ये अब जो फैक्ट्री थी ये उतनी बड़ी नहीं रही। हालांकि प्लांट बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी किसी जमाने में, बहुत समय पहले की बात नहीं है, कुछ समय पहले तक ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि यहां पर स्मेल्टर्स थे, रोलिंग मिल्स। रोलिंग मिल यानी सरिये को जहां ढाला जाता है। स्मेल्टर जो होता है वो भट्टी से एक अपग्रेडेड भट्टी होती है, यानी किसी भी चीज को, मटेरियल को वहां पे क्योर किया जाता है, पकाया जाता है। सिर्फ भट्टी जो होती है वो क्या करती है? किसी भी चीज को जलाने का, लाल करने का, उसे तपाने का काम करती है। लेकिन स्मेल्टर प्रोसेसिंग भी करते हैं साथ ही साथ। तो ये जो रैम्सजो आयरन वर्क्स था, ये किसी जमाने में बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। लोहे को ढाला जाता था, लोहे को प्रोसेस किया जाता था, और इसके अंदर एक फोर्ज यानी कि भट्टी भी हुआ करती थी जहां लोहे को गला के अलग सांचों में ढाला जाता था।